नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम यानी कि बायोलॉजी यानी कि देख रहे थे। तो बायोलॉजी में कितना देख लिए थे मेरे डियर? तो पार्ट नंबर हम जो है ना वह 7 नंबर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे ना वह पार्ट नंबर 8 को इसमें देखेंगे। तो बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा क्लास से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आपको लग सकता है कि यहाँ से पढ़कर बिहार बोर्ड में 450 मार्क्स ला सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत प्रेरित करता है इस तरह को कंटेंट को तैयार करने में। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हैं। अब सीधे हम कहाँ देख लिए थे? तो हम एनसी जो आरटी है ना, तो उसमें हम देख लिए थे कि जो मनुष्य जो होती है तो उसमें यानी कि 46 होती है, उसके शुक्राणु यानी कि अर्ध में गुणसूत्र की संख्या, और जो उसको जो युग्मक होती है तो उसमें 23 होती है। इसी तरह से इसको हम यानी कि पूरा लिखवा दिए थे। तितली को भी लिखवा दिए थे कि कितना 380 तो है, इसके युग्मक में यानी कि 199 होगा। तो इसको हम दोबारा नहीं कराते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ से 1 से 2 मार्क्स की क्वेश्चन बनता है बिहार बोर्ड की परीक्षा यानी कि में, ठीक। तो चलिए मेरे डियर, अभ्यास में आपको लिखवा देते हैं। देखिए क्या है, जंतुओं में युग्मक जनन बोल रहा है कि जो जंतु जो होते हैं ना, तो जंतुओं में क्या होता है, तो युग्मक जनन होता है। तो सर जंतु जो है ना, तो उसमें युग्मक जनन होता है। हाँ, तो उसमें शुक्र जनन होता है और उसमें अंड जनन 2 प्रकार के होते हैं। जंतु जो है, तो जंतुओं में जो युग्मक जनन होता है ना, वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुक्र जनन, एक होता है अंड जनन। तो शुक्र जनन में क्या होता है, इसको अभ्यास लिखिए। तो शुक्र जनन में शुक्राणुओं के निर्माण से सहायक होता है। क्या होता है, तो नर युग्मक जिसको हम बोलते हैं। जंतु में जो युग्मक बनते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुक्र जनन, एक होता है अंड जनन। तो शुक्र जनन क्या होता है, तो शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। जो क्या करते हैं, शुक्र जो जनन होते हैं ना, वह शुक्राणु को बनाते हैं, स्पर्म को बनाते हैं। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो नर युग्मक जिसको भी बोलते हैं, ठीक। और जो अंड जो जनन होते हैं वह क्या करते हैं, तो मादा युग्मक के निर्माण में वह सहायक होते हैं। अब मादा में क्या करते हैं, तो वह अंड का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे बोल देगा कि मादा युग्मक के निर्माण में कौन सहायक होता है, जो यानी कि अंड का निर्माण करता है, तो बोलेंगे सर वह अंड जनन होता है। और जो सर शुक्राणु के निर्माण में कौन सहायक करता है, तो शुक्र जनन सहायक करता है, ठीक। चलिए अभ्यास में देखते हैं। अब बात करते हैं कि अब तो युग्मक तो बन गया है। हाँ, तो अब युग्मक बन गया है तो युग्मक क्या होगा, तो अब यानी कि स्थानांतरण होगा। तो स्थानांतरण का मतलब है कि ट्रांसफर। तो एक जगह युग्मक यहाँ यानी कि मेल है, और मेल का युग्मक बन के तैयार है। यहाँ जो फीमेल है, तो फीमेल का जो है ना युग्मक गैमेट्स तैयार है। जब यहाँ फर्टिलाइजेशन करना है तो इसको तो ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा ना यहाँ से यहाँ, तभी तो इसके में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, तभी तो निषेचन होगा, तभी तो जाइगोट बनेगी, तभी तो भ्रूण बनेगी, तभी तो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक। देखते हैं अब युग्मक यानी कि गैमीट्स का यानी कि स्थानांतरण, इसको बोलते हैं कि गैमीट ट्रांसफर। तो चलिए मेरे दोस्त, हम यहाँ से देखते हैं। देखिए, तो जो गैमीट जो ट्रांसफर जो होता है ना, वो किस में होता है, देखिए। तो शैवाल हो गया, शैवाल में होता है, ब्रायोफाइट्स होता है, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में होता है, आवृत बीजी में होता है, और अनावृत यानी कि बीजी में होता है। किस में होता है, तो शैवाल में होता है युग्मक स्थानांतरण, ब्रायोफाइटा में होता है, टेरिडोफाइटा में होता है, और आवृत बीजी में होता है, और अनावृत यानी कि बीजी में होता है, ठीक। अब आप यहाँ से देखना स्टार्ट करिए। जो शैवाल होता है, जो ब्रायोफाइट और जो टेरिडोफाइट होता है ना, तो इसको किस में होता है, तो इसको तीनों जो है ना, शैवाल हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, ये जो तीनों जो है ना, जल के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण होता है। अगर यहाँ युग्मक बन गया है, यहाँ अगर मेल का युग्मक है, यहाँ अगर फीमेल का युग्मक है, अगर यहाँ से यहाँ इसको पहुँचाना है, तो इसकी तीनों में क्या चाहिए, तो तीनों में पानी चाहिए, जल की आवश्यकता होती है। तो जल के द्वारा युग्मक का यानी कि स्थानांतरण होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, देखिए यहाँ जो
आवृत बीजी जो अनावृत बीजी, जो जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म होती है, तो इसमें क्या होता है, तो जल हो गया, वायु हो गया और कीटों, जल वायु और कीटों के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण होता है। जल हो गया, वायु हो गया और कीटों के द्वारा इसमें स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ हल्का सा देख लेते हैं। बोल रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन जो है वह क्या है, जिसको हम हिंदी में निषेचन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन का हिंदी में क्या बोलेंगे, तो निषेचन बोलते हैं। अब इसमें लिखना अब यहाँ से अब स्टार्ट करिए डैश देकर। ठीक, नर और मादा युग्मकों के संलयन, संलयन का मतलब है क्या, तो सर फिजन है। फिजन जब आकर एक साथ मिल जाता है तो संलयन करता है, फिजन करता है। तो नर और मादा युग्मकों के संलयन, फिजन को हम यानी कि निषेचन कहते हैं। हो गया, क्या हो गया, तो नर और जो मादा युग्मकों की जो संलयन, जो फिजन है, तो उसको हम निषेचन कहते हैं। यहाँ तक तो हो गया होगा, तो बिल्कुल भी सर यहाँ तक हो गया। चलिए देखिए, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बोला जा रहा है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक तो हो गया होगा, लेकिन बिल्कुल भी सर यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन है उसका प्रकार कितना होता है, तो बोल देंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट में क्या है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सेकेंड में क्या है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सर बोल देंगे कि जो फर्टिलाइजेशन जो है ना दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट में क्या आती है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं बाह्य निषेचन, और जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन। इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि बाह्य निषेचन। इसको आप लिख लीजिएगा, निषेचन। इसको हम बोलेंगे बाह्य निषेचन, और इसको हम बोलेंगे कि आंतरिक, आंतरिक निषेचन, निषेचन। अब तो हो गया होगा। हाँ, अब यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, निषेचन के प्रकार हम देख रहे थे, टाइप्स ऑफ, यानी कि क्या था, तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन था, निषेचन के प्रकार था। तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। हाँ, तो एक हम क्या देखे थे, तो बाह्य निषेचन। अभी लिखवाएं ना आपको, हम क्या लिखवाएं, तो बाह्य निषेचन। एक क्या लिखवाए हैं, तो आंतरिक निषेचन लिखवाए हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाह्य निषेचन को क्या बोलते हैं, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो आंतरिक जो निषेचन होता है, तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए, तो जो बाह्य जो निषेचन होता है, तो इसमें क्या होता है, और जो आंतरिक जो निषेचन है, तो अब इसमें क्या होता है, तो सर बाह्य जो निषेचन है, इसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है। इसका मतलब है कि बाह्य निषेचन है तो नर और जो मादा युग्मक का जो संलयन यानी कि फिजन है ना, वह शरीर के बाहर होता है। और जो आंतरिक जो निषेचन है, तो इसमें नर और मादा जो युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर होता है। तो सर बात करते हैं कि जो बाह्य निषेचन किस में होता है और यानी कि आंतरिक निषेचन किस में होता है। तो जो सर बाह्य जो निषेचन जो है वह मेढक में होता है, मछली में होता है, ज़्यादातर जो है ना कहाँ होता है, ज़्यादातर जो है ना ब्रायोफाइट्सा में होता है। बाह्य जो निषेचन जो है ना वह मेढक में होता है, मछली में होता है, और ज़्यादातर देखा गया है किसमें, तो ब्रायोफाइटा में देखा गया है। और जो आंतरिक जो निषेचन है तो कहाँ होता है, तो मनुष्य में होता है, कुत्ता में होता है, बंदर में होता है, चूहा में होता है इत्यादि जो है ना इसके अंग है, तो आंतरिक निषेचन के अंतर्गत आते हैं। और जो मेढक मछली और जो ब्रायोफाइटा जो है ना वह किसके अंतर्गत आती है, तो बाह्य निषेचन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। इसके बाद चलिए हम देखते हैं कुछ और।
देखिए यहाँ डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ से आपको 2 मार्क्स की परीक्षा में आपको पूछ देगा बिहार बोर्ड में। क्या पूछेगा कि बाह्य निषेचन और आंतरिक जो निषेचन है तो इसमें हमको अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए आपको लिखना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ, तो जो बाह्य जो निषेचन होता है और जो आंतरिक निषेचन होता है उसमें क्या क्या होता है इसको आप लिखवाते हैं। हाँ, तो बाह्य निषेचन में डैश देके लिखिए, इसमें दोनों युग्मक नर और मादा का निर्माण अधिक संख्या में होता है। जो बाह्य जो निषेचन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, तो इसमें दोनों युग्मक नर या मादा का निर्माण जो है ना अधिक संख्या में होता है। और जो आंतरिक जो निषेचन जो होता है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण, नर युग्मकों की संख्या अधिक होती है और मादा युग्मकों की संख्या जो है वह क्या होता है, तो कम होती है। इसमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण में नर युग्मक की जो संख्या है वो अधिक होती है और जबकि मादा जो युग्मक है तो उसका निर्माण जो है ना कम होता है। ठीक है, तो हो गया। इसके बाद देखिए, इससे ज़्यादा संतान यानी कि उत्पन्न होते हैं। जो बाह्य जो निषेचन है ना तो इससे क्या होती है, तो इससे ज़्यादा संतान यानी कि ऑफस्प्रिंग जो है ना उत्पन्न होते हैं। और फिर बोल रहा है कि जो आंतरिक जो निषेचन तो इससे क्या होगा, तो इससे कम जो है वह संतान यानी कि उत्पन्न होती है। ऐसा तो हो गया होगा। हाँ, इसके बाद देखिए, इससे उत्पन्न संतानें ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहती है। अगर ये पानी में, अगर बाह्य निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, तो पानी में होता है। अगर पानी में कोई मछली अगर कोई अंडा दे देता है तो दूसरा जो है उसका अंडा को खा सकता है। तो इसीलिए इसका जो उत्पन्न जो संतान जो है ना सुरक्षित नहीं रहते हैं। हो गया। अब बोला जा रहा है कि जो आंतरिक जो निषेचन है इसमें देखते हैं, तो इससे उत्पन्न जो संतान ज़्यादा सुरक्षित होती है। इससे जो उत्पन्न जो संतान जो होते हैं ना वह ज़्यादा सुरक्षित रहती है। और जो बाह्य जो निषेचन है तो इसमें देखते हैं, तो बाह्य निषेचन जनन की अच्छी विधि नहीं है। जो बाह्य जो निषेचन है ना वह क्या है, तो जनन की अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। और जो आंतरिक जो निषेचन है तो वह क्या है, तो जनन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। आंतरिक निषेचन क्या है, तो जनन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। यहाँ तक तो देख लिए होंगे। 2 मार्क्स में इसको पूछता है, लिख लीजिएगा। हाँ, 2 पॉइंट्स आए हैं, इसको लिख लेते हैं। देखिए, लिखिए पहले इसको आप। इसमें दोनों युग्मक क्या है, तो बाह्य निषेचन में देख रहे हैं कि इसमें दोनों युग्मक माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। दोनों जो युग्मक है ना एक माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। इसमें केवल और केवल नर युग्मक जो है ना माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। इसमें जो है नर और मादा दोनों युग्मक जो है ना फ्री यानी कि मुक्त किए जाते हैं। और इसमें केवल और केवल जो नर जो युग्मक है वह माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ से। देखिए, अब क्या खास देखेंगे, अब निषेचन पश्च घटनाएं। अब निषेचन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन तो अब करवा दी हैं। अब यहाँ से देखिए अब क्या होगा, अब निषेचन जो है ना वह पश्च घटना है। निषेचन के बाद जो है ना वह क्या घटना होती है, तो उसको यहाँ से हम लोग यानी कि पढ़ना वो स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या होगा। देखिए, निषेचन पश्च घटनाएं क्या होती है, तो इसमें जो है ना आपको 2 तरह से, एक होता है जाइगोट का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं युग्मनज होता है। एक होता है एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, इसको हम यानी कि भ्रूणोदय बोलते हैं। बोला है कि निषेचन जो पश्च जो घटनाएं जो है वह 2 प्रकार से होती है। एक में होता है जाइगोट का निर्माण होता है और एक में क्या होता है, उस जब निषेचन जो पश्च निषेचन जब फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो उसके बाद क्या होता है, तो जाइगोट का निर्माण होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है यानी कि भ्रूणोदय बनता है। भ्रूण का यानी कि निर्माण होना क्या बोलते हैं, तो भ्रूणोदय बोलते हैं। ठीक। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं हम
देखिए युग्मक जनन बोला जा रहा है क्या, तो युग्मन जनन का निर्माण, युग्मक जो जनन है उसका निर्माण, इसमें आपको डैश देके लिखिए यहाँ से, ठीक। नर युग्मक मादा युग्मक से, जो नर का जो युग्मक जो है ना वह मादा युग्मक से संलयन करके, फीजन करके युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का मतलब क्या होता है, तो सर जाइगोट का होता है ना, मतलब युग्मनज होता है, ठीक। हाँ, युग्मनज का निर्माण लिख लिए कि जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयन करके युग्मनज का निर्माण करता है, ठीक। हाँ, इसको आप समझिए क्या है, तो नर युग्मक है, संलयन मादा युग्मक से करके क्या बनाता है, तो जाइगोट बनाता है, जाइगोट या इसको हम युग्मनज बोलते हैं। बोल रहा है कि जो नर का जो युग्मक है वह संलयन किया, फर्टिलाइजेशन किया, किसे किया, तो मादा युग्मकों से, उसके बाद क्या बनाएगा, तो जाइगोट बनाता है, या उसी को हम बोलते हैं कि युग्मनज बनाता है। यहाँ तक समझ गए होंगे, तो हाँ यही बोला गया है कि संलयन करके युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक। यहाँ आप देखिए नोट पॉइंट में इसको लिख लीजिए, शैवाल और कवक में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जाइगोट की जगह पर क्या करते हैं, तो हम ओस्पोर यूज करते हैं। जिस तरह से हम लोग यानी कि जंतुओं में देखते हैं या ह्यूमन में देखते हैं क्या, तो यानी कि हाँ जो युग्मज बनते हैं, जो जाइगोट का निर्माण होता है, इसको हम युग्मज बोलते हैं। इसी तरह से जो शैवाल जो होता है और कवक जो होता है, तो उसको हम यानी कि जाइगोट की जगह क्या प्रयोग करते हैं, तो यानी कि oospore प्रयोग करते हैं। oospore जिसको हम बोलते हैं क्या है, निश्चित यानी कांड होता है, निश्चित वांड क्या होता है, तो निश्चित वांड होता है, ठीक। जाइगोट के चारों ओर मोटी यानी कि भित्ति बनती है, जिसे हम यानी कि पोर कहते हैं, oospore कहते हैं, ठीक। अगर बोल देगा कि जाइगोट के चारों ओर एक मोटा सा भित्ति बनती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो यानी कि पोर बनते हैं, ठीक। oospore होगा, oospore बनते हैं। अब बात करते हैं कि अब एम्ब्रियो यानी कि जेनेसिस क्या होता है, यानी कि भ्रूणोद्भव करता है। निषेचन जब हो गया तो निषेचन के बाद दो चीज़ बनता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है और दूसरा में क्या बनता है, दूसरा में यानी कि भ्रूण का निर्माण बनता है। तो हम तो एक देख लिए और यानी कि एक और देखना अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब एक क्या देखना है, अब यानी कि भ्रूणोद्भव देखना स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो अब देखते हैं भ्रूणोद्भव, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो यानी कि जेनेसिस बोलते हैं। तो आखिर एम्ब्रियो जेनेसिस क्या होता है, देखिए यहाँ से लिखना अब स्टार्ट भी कर लीजिए आप। जाइगोट से भ्रूण के विकास को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब तो जाइगोट बन गया था, तो बोलेंगे हाँ सर, तो जाइगोट से भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के विकास को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो जाइगोट से भ्रूण के विकास को हम यानी कि भ्रूणोद्भव कहते हैं, एम्ब्रियो जेनेसिस कहते हैं। यहाँ तक लिख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, तो एम्ब्रियो जेनेसिस जिसको हम बोलते हैं भ्रूणोद्भव, क्या बोलते हैं, तो एम्ब्रियो यानी कि जेनेसिस जिसको हम बोलते हैं भ्रूणोद्भव, हम भ्रूणोद्भव बोलते हैं इसको हम, ठीक ना। हाँ देखिए जाइगोट था, तो जाइगोट से विकास हुआ, अब विकास होने के बाद क्या बनता है, तो एम्ब्रियो बनता है। बोला जा रहा है कि जाइगोट से विकास होता है, विकास के बाद क्या बनता है, तो एम्ब्रियो बनता है। और जो एम्ब्रियो जो होता है ना, तो एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, तो भ्रूणों यानी कि दभय कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं इसको कहते हैं, ठीक। हाँ, भ्रूणोद्भव जो है ना और दो प्रकार से होता है, एक होता है पादपों में यानी कि भ्रूणोद्भव, एक होता है जंतुओं में क्या होता है, तो भ्रूणोद्भव होता है। एक होता है पादपों में भ्रूणोद्भव, एक होता है जंतुओं में यानी कि भ्रूणोद्भव। एक होता है एम्ब्रियो जेनेसिस इन प्लांट होता है, एक होता है एम्ब्रियो जेनेसिस इन यानी कि एनिमल होता है। एम्ब्रियो जेनेसिस जो भ्रूणोद्भव होता है ना, वह क्या होता है, जाइगोट से वह विकास होता है, तो उसको क्या बनते हैं, तो यानी कि एम्ब्रियो जेनेसिस बनता है, भ्रूणोद्भव बनता है, ठीक। हाँ, तो जो जाइगोट से अगर विकास करके क्या बनाता है, तो एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो के हमको क्या कहते हैं, तो एम्ब्रियो को हम बोलते हैं कि भ्रूणों यानी कि दभय कहते हैं। पादपों में भ्रूणोद्भव को क्या बोलते हैं, पादपों में जो भ्रूणोद्भव होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस इन प्लांट होता है। जंतुओं में जो भ्रूणोद्भव होता है ना, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस इन यानी कि एनिमल होता है, तो बोले कि हाँ सर होता है।
अब यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पादपों में यानी कि भ्रूणों यानी कि दय होता है। ठीक, तो पुष्प जो है ना वह 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि जो पुष्प जो है ना वह कितने प्रकार के होते हैं? सर बोलते हैं कि पुष्प जो है ना वह